नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिमों को जोड़ने की बात की थी। खास तौर पर पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने का मंत्र पार्टी को दिया था और अल्पसंख्यक तबके करने का मंत्र पार्टी को दिया। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक तबके को लुभाने के लिए स्नेह यात्रा निकालने की भी बात कही थी। अब भाजपा पसमानदा के एजेंडे पर चुनावी राजनीति में भी आगे बढ़ाने का प्लान बना रही। इसका शुरुआत भी यूपी से हो रहा है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए अक्सर चर्चा में रहा है। नवंबर या दिसंबर यूपी में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उसमें भाजपा अल्पसंख्यक वार्डों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, मुस्लिमों में 85% आबादी पसमानदा वर्ग की है, जबकि 15 से 20% ही अशराफ है। आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर आईडीबीआई बैंक 60.72% हिस्सेदारी बेचेगी। इसकी जानकारी शुक्रवार को दी गई। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग 7 अक्टूबर को संभावित बोलती दाताओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा। बता दें कि केंद्र 30.48% हिस्सेदारी बेचेगी और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC आईडीबीआई बैंक में 30.24% हिस्सेदारी बेचेगा। दीपम के सचिव ने ट्वीट किया है कि आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और LIC हिस्सेदारी के स्ट्रेटेजिक निवेश के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूदा फव्वारा शिवलिंग है या नहीं, इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। जी हां, आपको बता दें कि फव्वारे की कार्बन डेटिंग को लेकर जिला कोर्ट का आदेश आ चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस वजह से इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। आखिरी डेट 11 अक्टूबर को दी है। इस बीच एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है कि वो कार्बन डेटिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर कार्बन डेटिंग क्या है। साइंटिफिक जर्नल नेचर में प्रकाशित रिसर्च पेपर के मुताबिक सभी लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आसपास के वातावरण से कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें C14 नाम का प्राकृतिक और रेडियो एक्टिव कार्बन की मात्रा भी शामिल होती है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ आइसोटेप्स में एक अस्थिर नाभिक होता है, यानी अस्थिर आइसोटेप प्रोटीन, न्यूट्रॉन या दोनों की संख्या बदल देगा। समय के साथ इस बदलाव को रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। फिलहाल जिंदा जीव वायुमंडल में मौजूद C14 का गठन करेगा। वह बहुत ज्यादा पुराने मृत स्रोतों में सभी को खत्म कर दिया गया। राम और कृष्ण भगवान नहीं और कभी इनकी पूजा नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हजारों लोगों को दिलाए गए शपथ पर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में गौतम के खिलाफ पुलिस की शिकायत दी है। राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले भी केजरीवाल सरकार की किरकिरी कर चुके हैं। गौतम की ट्विटर हैंडल से 2019 में भगवान राम और कृष्णा के वजूद पर सवाल उठाते हुए विवादित ट्वीट किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें दावा किया गया था उनका ट्वीट हैंडल किसी ने हैक कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ सांसद मार्ग पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यक्रम था। साथ ही तंज भी कसा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान केवल मोदी सा चालीसा पढ़ी है। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को डुप्लीकेट शिवसेना भी करार दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में पार्टी ने दावा किया है कि शिंदे खेमे में बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में आयोजित दशहरा रैली पर 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, क्योंकि लगभग 2000 बसों को फेरी लगाने के लिए बुक किया गया था। समर्थकों और कार्यक्रमों में शामिल हुए 2 लाख से अधिक लोगों को भोजन भी कराया गया। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस के अधिकारी कार्यकर्ता एलेस बिलियात्स्की रूस समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को देने का ऐलान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वे नोबेल कमेटी के प्रमुख बेरिट रीज एंडरसन ने ओस्लो में की है। पिछले साल यह पुरस्कार 2 पत्रकार रूस के दिमित्री मुरातोवो और फिलीपींस के मारिया रेसा को दिया गया था। तब उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और शांति की अहम जरूरत फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिफाजत के लिए दिया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम का आगाज करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश विदेश के बड़े निवेशकों से प्रदेश में निवेश की अपील की है। गहलोत ने इस दौरान बताया कि किस तरह राजस्थान के सामने चुनौतियां रही। उन्होंने गुजरात के विकास का भी जिक्र किया और कहा है कि वो राज्य आजादी के पहले से ही समृद्ध रहा है। गहलोत ने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी को दुनिया में दूसरे सबसे अमीर बनने पर बधाई दी। अशोक गहलोत ने कहा है कि जितने भी MOU हुए हैं उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया जाए। गहलोत ने कहा है कि गौतम भाई बैठे हैं। गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्राइवेट गुजरात किए थे, जो सुनते थे कि 15 से 20-25% समझ लो आप, हो सकता है ज्यादा हो। कांग्रेस
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ब्राह्मण कारकों को देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। ऐसे ही रहा तो भारत के विकास का अनुमान और भी घटता चला जाएगा। एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था से केवल मौजूदा केंद्र सरकार ही खुश है, लेकिन मेरा मानना है कि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम उत्पाद पर करों का हवाला देते हुए कहा, सरकार करती हम कुछ नहीं कर सकते, यह बाहरी कारकों के कारण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करीब 25,000 किलोग्राम ड्रग को नष्ट करेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में ड्रग की खेप को जब्त किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 जून से एक विशेष अभियान चलाकर 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तय किया है कि वह सभी क्षेत्रीय इकाई द्वारा जब्त कर 75,000 किलो ड्रग्स को नष्ट करेगा। हालांकि एनसीबी ने 60 दिनों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है और इससे पहले 30 जुलाई को करीब 82,000 किलोग्राम जब्त मादक नष्ट किया गया। एनसीबी यह शनिवार के करीब 11,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट करेगा। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में प्लास्टिक की ट्रे बनाने वाली कंपनी ने शुक्रवार शाम की भीषण आग लगाई। थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 3 क्षेत्र कंपनी में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास दमकल विभाग की 15 गाड़ियों की मदद से जारी है। आग के चलते फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि C14 सेक्टर 3 में प्लास्टिक की ट्रे बनाने की कंपनी है। उन्होंने कहा कि कंपनी में शुक्रवार शाम को अज्ञात कारणों से चलते आग लग गई, जिसके विकराल रूप धारण कर लिया। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ सीनियर सिटीजन को सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार जल्द ही, आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार ने एक्शन मोड में आ गई है। सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन को उनके घर पर ही बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकर के लिए नए नियमों को नोटिफाई करने वाली है, जिससे कुछ बैंक शाखाओं को सीनियर सिटीजन को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस ने न केवल सीनियर सिटीजन के लिए बल्कि दिव्यांगों के लिए भी उपलब्ध होगा। केंद्र ने पूर्व चीफ जस्टिस जी बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का परीक्षण करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध है, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म अपना लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी गजट और बजट अधिसूचना के अनुसार 3 सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी शामिल है। आयोग संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप मामले की जांच करेगा। उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर शुक्रवार से औचक निरीक्षण कर 4 कप सिरप की ऐसे किसी भी पैकेट को जब्त करेगी जिसके लिए WHO ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर AK जैन ने कहा कि वे 4 सिरप केवल निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। हम अपने दवा निरीक्षकों को थोक या खुदरा मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले किसी भी पैक को जब्त करने के लिए कह रहे हैं, भले ही वह देश में बेचे जाने वाले ना हो। इस बीच स्वास्थ्य विभाग संभालने के वाले मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया कि उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामले की जांच को संबोधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल WHO ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भारत में बने 4 कप सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जेपी की अनुमति और जन्मभूमि सिताब दियारा ग्राम, जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गंगा एवं घाघरा नदी के संगम पर बिहार के सारण जिला में अवस्थित है। वर्षा ऋतु के दिनों में गाँव की भूमि के कटाव का खतरा बना रहता है तथा विगत वर्षों में कई बार यहाँ कटाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी लोगों को काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1997 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,64,060 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 32,000 से घटकर 30,362 रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 और लोगों की दम तोड़ दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है, उनके डीए में अगली बार 3% का इजाफा होने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% किया है। इसका भुगतान भी उनकी सैलरी के साथ होना शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर उनके अगले महंगाई भत्ते के नंबर्स आना शुरू हो गए। अगले महंगाई भत्ते का ऐलान साल 2023 में होना है। जुलाई 2022 से लेकर आपको बता दें कि यहाँ 2022 तक महंगाई के आंकड़ों में तय होगा कि जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।